नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको पता करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है कि प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट और स्टेपी आर कॉल्ड एरमोफाइट्स। दूसरा ऑप्शन है द पंजेंसी इन टर्निप इज कॉज्ड बाय कैल्शियम ऑक्सलेट। और तीसरा ऑप्शन है जिंक डेफिशिएंसी कॉजेज ब्राउनिंग डिजीज इन कॉलीफ्लावर। हिंदी में देखिए तो मतलब रेगिस्तान या स्टेपी में उगने वाले पौधों को एरमोफाइट्स कहते हैं। शलजम में जो चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण होती है और जिंक की कमी के कारण फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। तो इसका आप करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्योंकि फर्स्ट जो 2 ऑप्शन है पहले वो दोनों करेक्ट है कि जो डेजर्ट और स्टेपी में प्लांट ग्रो होते हैं उनको एरमोफाइट्स कहते हैं। और जो शलजम होता है टर्निप, उसमें जो चरपराहट या पंजेंसी जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती है। पर जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो ब्राउनिंग डिजीज़ होता है कॉलीफ्लावर में वो जिंक के वजह से नहीं, वो बोरोन के वजह से होता है। बोरोन की डेफिशिएंसी के वजह से वहाँ पे ब्राउनिंग होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है उनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड लिथोफाइट्स। दूसरा स्टेटमेंट है कि येलो कलर इन टर्मरिक इज कॉज्ड बाय कुर्कुमिन और कॉटन इज़ अ प्लांट ऑफ मेल्वेके फैमिली। तो अगर हिंदी में देखें कि चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइट्स कहा जाता है। हल्दी में जो पीला रंग होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है और कपास जो होता है वो मालवेसी कुल का पौधा है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों के तीनों करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि ड्यू टू विच फेनोमेनन ऑफ लाइट सोप बबल्स अपीयर कलरफुल। कि प्रकाश की किस घटना के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन या नन ऑफ द अबव। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, इंटरफेरेंस। ठीक है, जिसको हम व्यतिकरण भी बोलते हैं। तो उसका कुछ और एग्जांपल आप देखोगे इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है। तो आप देखोगे कि जैसे पानी के ऊपर तेल जब गिरता है तो हमें एक कलरफुल सा एक फिल्म दिखाई देता है पानी के ऊपर, तो वो भी इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंटरफेरेंस। हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन जो है वो भी आपका साइंस से रिलेटेड है। तो उसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 3 ऑप्शन ये हैं कि एब्डोमिनल आवर्टा जो होता है इज नोन एज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ग्लूटस मैक्सिमस जो होता है इज नोन एज द लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। थायराइड ग्लैंड जो है इज नोन एज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो आपको बताना है इन 3 में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर जो है वो है सी, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एब्डोमिनल आर्टा जो है वो सबसे बड़ा आर्टरी होता है ह्यूमन बॉडी में, और ग्लूटस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ा मसल होता है ह्यूमन बॉडी में, और थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी में। जो ग्लूटस मैक्सिमस जो सबसे बड़ा मसल है वो आपके बॉडी के हिप एरिया में मिलता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को पता ही होगा। और जो एब्डोमिनल आर्टा है जो हार्ट के पास होता है वो सबसे बड़ा आर्टरी होता है ह्यूमन बॉडी का। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो 5th क्वेश्चन जो है उसमें आपको कुछ सोर्स ऑफ साउंड दिए गए हैं, मतलब ध्वनि के स्रोत दिए गए हैं, और आपको बताना है वो कितनी इंटेंसिटी में होता है। और इंटेंसिटी का, जैसे साउंड इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है वो डेसिबल होता है, वो हमें पता है। तो पहला है विस्पर, उसका दिया गया है 15 to 20 डेसिबल। दूसरा है सिंपल कन्वर्सेशन 40 to 60 डेसिबल। चौथा है सी, स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन 50 to 60 डेसिबल, या डी, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर है सी, जो स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन है। तो स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन जो होता है वो अराउंड 70 to 60 डेसिबल में, 70 to 80 डेसिबल में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे दिया है 50 to 60 डेसिबल, वो गलत है। विस्पर जो है वो सही है, वो 15 to 20 डेसिबल में होता है। सिंपल कन्वर्सेशन जो साधारण बातचीत होती है वो 40 to 60 डेसिबल होता है, वो भी सही है। बट जो ये जोरदार बहस है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन, वो 70 to 80 डेसिबल में होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, विच इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पे माइंड कीजिए, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया, करेक्ट नहीं पूछा गया है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है इस पे फोकस करना कि करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया है, क्योंकि कई बार हमें आते हुए भी हम आंसर गलत कर देते हैं क्योंकि हम इस पे ध्यान नहीं देते कि हमें करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा गया है। तो चलिए अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नहीं, सिक्स्थ क्वेश्चन है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ वर्क ऑन द लिक्विड, मतलब लिक्विड में कौन सी प्रॉपर्टीज़ काम करती है। पहला है प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, और फोर्थ है कैपिलरिटी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लिक्विड के ऊपर काम करती है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिक्विड के ऊपर काम करती है। प्रेशर हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, कैपिलरिटी हो गया। प्रेशर हमें पता है, सरफेस टेंशन वो होता है कि आप एक लिक्विड के सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है। विस्कोसिटी वो होता है कि एक लिक्विड जो है वो कितनी ज़्यादा थिक है, कि आप जैसे देखोगे, जैसे कि आप देख लो टोमेटो सॉस भी काइंड ऑफ लिक्विड है, पर वो बहुत थिक है, मतलब उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। वाइल कंपेयर टू वाटर बहुत फ्रीली फ्लो करता है, वो ज़्यादा थिक नहीं होता है, उसकी विस्कोसिटी कम होती है। कैपिलरिटी होता है, एक लिक्विड जो होता है कैपिलरी ट्यूब में कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक लिक्विड के अंदर हम देख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है कि व्हेन ए बॉडी इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन passes through its mean position then no force acts on it. When a body in the simple harmonic motion passes through its mean position, its acceleration is 0. When a body in the simple harmonic motion passes through its mean position, its velocity is maximum. When a body in the simple harmonic motion passes through its mean position, its kinetic energy is maximum. तो आपको ये बताना है इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो इसमें आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट है। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि अगर ये एक सिंपल, जैसे मान लीजिए एक पेंडुलम है, इसका ये हो गया, ये हो गया, तो ये ऐसे मोशन कर रही है, तो ये जो सबसे लोएस्ट पोजीशन है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। तो उस हिसाब से जब एक बॉडी अपने एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है और जब वो अपनी मीन पोजीशन पे होती है तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ डाउनवर्ड फोर्स लगता है, यहाँ भी एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, बट यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, ठीक है। और जब एक बॉडी एसएचएम में होती है और अपने मीन पोजीशन पे होती है तब उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो भी, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी उसकी मैक्सिमम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। यहाँ पे v अगर मैक्सिमम है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होगी, इसलिए ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, ऑल 1 2 3 4 करेक्ट। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल 1 2 3 4 करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम द सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। दूसरा ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। According to Rutherford's nuclear model of atom, the electron and the nucleus are held together by an electrostatic force of attraction. तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक, जिसे गोल्डलीफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं हम। उसके बाद उन्होंने जो बताया था कि उन्होंने एक एटम का मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि एटम जो होता है उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और उसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको, और इसका नाम उसने दिया था न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों करेक्ट है। पहला ऑप्शन बोलता है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ द एटम जो पॉजिटिवली चार्ज है करेक्ट, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, वो भी करेक्ट है। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में जो एक फोर्स लगता है
उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इसलिए ये एटम अपने शेप में रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ। तो 9th क्वेश्चन जो है वहाँ भी अगेन आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है उनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है कि द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज टेट्राहेड्रल, द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ मीथेन इज टेट्राहेड्रल एंड द ज्योमेट्रिक शेप ऑफ अमोनिया इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, मतलब कौन से ऑप्शंस करेक्ट है इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, मतलब तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसको हम CCl4 भी बोलते हैं, उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, मीथेन जो है CH4, उसका शेप भी टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है ना, और अमोनिया जो CH3 हो गया, उसका शेप भी आपका टेट्राहेड्रल होता है। तीनों का शेप टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए इसमें सी आंसर हो जाएगा, ओनली 1 2 3 करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये हो गया सी ऑल करेक्ट, बट एक मिस्टेक हो गया, सॉरी, अमोनिया NH3 होता है, CH3 नहीं, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी CH4 NH3 CCl4 और तीनों का शेप जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन, नन ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है, लिथियम, बेरिलियम, फ्लोरीन या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इसमें अगेन आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि सीसियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटालिक एलिमेंट, दूसरा है हीलियम इज़ द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड सीसियम इज़ द एलिमेंट विथ लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो सीसियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटालिक एलिमेंट होता है, सीसियम इसका सिंबल CS होता है। फिर हीलियम जो होता है वो एलिमेंट होता है विथ हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और सीसियम इज द एलिमेंट विथ लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आपको पता है कि ये एटम ऐसा होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है ना, अब मान लो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में जितना एनर्जी चाहिए होगा उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब ये हो गया, जैसे हीलियम है तो हीलियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हीलियम के एटम से सबसे अधिक एनर्जी चाहिए होता होगा। ठीक है, और जो सीशियम है उसमें सबसे कम चाहिए होता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये आप अंडरस्टूड भी होता है क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 और 3 से, क्योंकि अगर जो भी एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ऑब्वियसली उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो सबसे ज़्यादा कम होगा। ठीक है, और हीलियम का मैंने आपको बता दिया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। सारे ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि सिल्वाइन इज एन ओर ऑफ पोटाशियम, डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ मैग्नीशियम, कॉरिंडम इज एन ओर ऑफ कॉपर और डी नन ऑफ देम। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है सी। जो ये कॉरिंडम होता है ये कॉपर का नहीं, ये एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, बाकी सारे करेक्ट है। सिल्वाइन पोटेशियम का ओर होता है, डोलोमाइट मैग्नीशियम का ओर होता है, बट कॉरिंडम जो होता है वो एक कॉपर का नहीं एल्यूमिनियम का ओर होता है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा, और बाकी दोनों भी आप याद रख सकते हैं कि सिल्वाइन और डोलोमाइट किसके ओर है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। मतलब नीचे दिए गए जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, उनमें से कौन दोनों एसिडिक भी है और एल्कलाइन नेचर भी है। तो आपको पता है पीएच वैल्यू जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से कम जो भी होता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा जो भी होता है उसको हम बेसिक या एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि पीएच वैल्यू के बेसिस पे नीचे दिए गए जो 3 है, टोमेटो जूस, बियर और कॉफ़ी, वो आपके दोनों इनमें से कौन सा एसिडिक भी है और एल्कलाइन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टोमेटो जूस होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 4 to 4.4। ठीक है, तो ये हो गया एसिडिक इन नेचर। बियर जो होता है उसका 4 to 5 होता है, अगेन एसिडिक हो गया। और कॉफ़ी का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 4.5 से 5.5। तो अगेन दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो इनमें से कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन हो गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो 14th क्वेश्चन ये है, ये पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग द कोल गैस। ठीक है, तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी मीथेन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। मतलब ये तीनों जो गैस है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका क्या कहते हैं, कोयला गैस या कोल गैस के प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब कोल गैस कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके लिए आप एक टर्म याद रखना हमेशा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हमेशा हम कोयले को, जो बिटुमिनस कोल होता है, उसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम गर्म करते हैं, जिससे कोल गैस बनता है। ठीक है, और ये सारे गैसेज जो होता है उनका यूज़ होता है कोल गैस के प्रोडक्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब ये पूछ रहा है कि द ब्लैक बॉक्स इन एयरक्राफ्ट इज ऑफ विच कलर। ठीक है ना, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? तो ब्लैक बॉक्स जो होता है, आपने हमेशा देखा होगा, जब भी कोई एरोप्लेन का एक्सीडेंट होता है उसके बाद लोग बोलते हैं कि हम उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढ रहे हैं। तो ब्लैक बॉक्स एक डिवाइस होता है जो एरोप्लेन के अंदर होता है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल का बना होता है, और उसमें एरोप्लेन की सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। और इन स्पाइट ऑफ अगर एरोप्लेन का कोई दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी ब्लैक बॉक्स को कोई हानि नहीं होती है। इसलिए ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है, उसमें सारे जो भी एक्टिविटी एरोप्लेन के अंदर रिकॉर्ड होते हैं उसको देखा जाता है, स्टडी किया जाता है, पता किया जाता है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था। तो ये पूछ रहे कि ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑरेंज, वायलेट, रेड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑरेंज। जो ब्लैक बॉक्स होता है वो नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, जिससे कि उसे उसका पता लगाना आसान हो जाता है इन द केस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पता करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला है प्रोफेसर जॉन बार्डीन हैड propounded द थियोरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, मैक्स प्लैंक हैड propounded द फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, रॉबर्ट मिलिकन हैड डिस्कवर्ड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है। पहला, जॉन बार्डीन ने ही थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को, जिसे हिंदी में अतिचालकता के सिद्धांत बोलते हैं, उसको प्रपाउंड किया था। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दिया था, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और रॉबर्ट मिलिकन जो थे, उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता किया था, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पहली बार किसने पता किया था? ये किया था रॉबर्ट मिलिकन ने। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो 17 क्वेश्चन नंबर है द नंबर ऑफ डैश प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। नाभिक के में उपस्थित डैश की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना। ऑप्शन है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज प्रोटॉन्स। मतलब एक ये एटम हो गया, एटम के बीच में हो जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स।
तो एक न्यूक्लियस में कितने एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, उसको ही उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। तो अब अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, दैट इमेज रिमेन्स विजिबल फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स, देन इट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। 1/16 सेकेंड्स, 1/20 सेकेंड्स, 1/25 सेकेंड्स, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि आँख का जो रेटाइना है उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज यहाँ पे बनता है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम हटा भी दें तब भी ये इमेज कुछ देर तक परसिस्ट करता है। तो अगर ये 1/16 ऑफ सेकेंड तक परसिस्ट कर जाए इवन आफ्टर द रिमूवल, इसको हटाने के बाद भी अगर सेकेंड के 1/16 हिस्से तक भी ये परसिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1/16 सेकेंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोलता है कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कि फायर क्रैकर जो पटाखे होते हैं उनमें रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्शियम। ठीक है, पटाखों में येलो कलर जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोडियम, और पटाखों में ग्रीन कलर जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ बेरियम। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, पटाखों में लाल कलर स्ट्रॉन्शियम के लिए होता है, येलो कलर सोडियम की वजह से होता है, और ग्रीन कलर जो होता है वो बेरियम की वजह से होता है। इसलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो विलियम रोड्रिगन हैड डिस्कवर्ड एक्सरेज, एडवर्ड जेनर हैड डिस्कवर्ड विटामिन के, हेनरिक डैम हैड डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ठीक है ना, तो आपको बताना इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ विलियम रोटिंगन ने डिस्कवर किया था एक्सरे को। ठीक है, तो आप पूछोगे विटामिन के किसने डिस्कवर किया था, तो विटामिन के डिस्कवर किया था हेनरिक डैम ने। ठीक है, और एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, तो ये स्विच हो गया है, एडवर्ड जेनर आ जाएंगे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन में और हेनरिक डैम आ जाएंगे विटामिन के में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में क्या है, आपको अगेन आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। व्हेन ए लाइट वेव ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही होता है। मतलब जैसे ये मान लो सॉलिड मीडियम है, ये गैस है, अगर लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है तो आपको बताना है इनमें से उस स्थिति में कौन से इनमें से स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंजेस, द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 and 3। मतलब वेवलेंथ चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 में ये पहले पूछ रहे हैं कि चिलियोसिस डिजीज़ जो होता है इज कॉज्ड बाय विटामिन B2, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2। पेलेग्रा जो होता है ये विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, और अस्थमा जो होता है विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चिलोसिस विटामिन B2 की कमी के कारण होता है, पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, और अस्थमा जो होता है विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ड्यू टू द डैश द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल। ए कैपिलैरिटी, बी सरफेस टेंशन, सी विस्कोसिटी, या डी नन ऑफ द अबव। आपको बताना है कि जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार होती है, तो वो किस वजह से होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सरफेस टेंशन। हमने पहले बताया था सरफेस टेंशन क्या होता है कि लिक्विड के सरफेस पे कितना खिंचाव हो रहा है। ठीक है ना, तो ये लिक्विड है तो इसका ये सरफेस वाला एरिया हो गया, तो उस पर कितना खिंचाव हो रहा है, तो उसके वजह से ही एक जो रेन ड्रॉप होता है वो खिंचाव खिंचते वो गोल हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सरफेस टेंशन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं,
आपको बताना है कि तीन में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, पहला है कि प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है पास्कल होता है। दूसरा है इकोलॉजिकल प्रेशर का ऐसा यूनिट जो होता है वो बार होता है। और रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्यूरी होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, जो इकोलॉजिकल प्रेशर होता है उसका यूनिट बार होता है, और रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट जो होता है वो क्यूरी होता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये पूछता है कि इंडिया हैड बिकम ए मेंबर ऑफ द WTO ऑन जनवरी 1, 1995 ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान। ठीक है, कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज 8 5 ईयर प्लान के दौरान भारत जो था वो WTO का मेंबर बना था। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन रिलेशन टू द बिहार सेंसस 2011 में जो बिहार में सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए गए। आपको बताना कौन से करेक्ट है। पहला है लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इज 61.8%, मेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इज 72.1% एंड फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार इज 51.5%। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी मतलब 1 और 3 करेक्ट है। लिटरेसी रेट ऑफ बिहार 61.8 था, फीमेल लिटरेसी रेट 51.5 था, बट जो मेल लिटरेसी रेट था बिहार का वो 71.2% था। ठीक है, 72.1 नहीं 71.2% था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 28 ये है कि इन 1935 अंडर द लीडरशिप ऑफ करयानंद शर्मा अ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन भदियाटल अंडर विच डिस्ट्रिक्ट फॉर द रिटर्न ऑफ बकस्ट लैंड। ठीक है, तो बकस्ट भूमि की बहाली के लिए करयानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में किस जिले के अंतर्गत भरियाताल में आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये मुंगेर जिले में हुआ था। ये आंदोलन जो हुआ था ये मुंगेर जिले में हुआ था। ठीक है, बिहार के मुंगेर जिले में। सी आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हिस्ट्री से है। वो बोलता है कि जो मगध शब्द है वो पहली बार कौन से वेद में उसका इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, मगध शब्द का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में मिलता है। तो सोमवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या नमोतेव। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में पहली बार मगध शब्द का प्रयोग हुआ था या उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछता है कि जो 31st सेशन ऑफ INC हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 31वां अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, जिसके जो चेयरमैन थे वो अंबिका चरण मजुमदार थे, और जिसमें बिहार के राजकुमार शुक्ला भी गए थे गांधी जी से मिलने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है वो 31वां अधिवेशन जो था कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था। ए कैलकाटा, बी आगरा, सी प्रयागराज या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो 31st जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अधिवेशन था कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में पैक्ट भी साइन हुआ था, और जो गरम दल नरम दल थे वो भी एक हो गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है कांग्रेस का 31st सेशन, जो कि लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो ये पूछते हैं कि 1856 में ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड एट्रॉसिटीज़ के वजह से प्रिजनर्स ने कौन से जेल में एक रिवोल्ट किया था जिसको हम लोटा रेबेलियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लोटा रेबेलियन बिहार के कौन से जेल में हुआ था सन 1856 में। तो इसका आंसर है बी, मुजफ्फरपुर जेल में। तो मुजफ्फरपुर जेल में लोटा रेबेलियन हुआ था सन 1856 में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट है वो है बेस्ड ऑन द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो पूछ रहे हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे भारत में 218 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट है कि देयर आर 24 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश आउट ऑफ 26 स्टेट्स एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। मतलब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 26 राज्यों में से मध्य प्रदेश में कुल 24 आदिवासी जिले हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन से हैं। तो इसमें से पहले दो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, थर्ड रॉन्ग है। सबसे अधिक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है एज पर द इंडिया फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और आप ये भी जान लीजिए कि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो एफएसआई जो संस्था है भारत की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो इसको लॉन्च करती है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है एफएसआई, वो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट लॉन्च करती है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 बोलता है कि द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज ऑफ बिहार इज केडिया विलेज। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ठीक है ना, तो भारत का पहला जैविक गांव केडिया गांव जो है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? समस्तीपुर, सुपौल, बेगूसराय या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो केडिया विलेज है वो जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, वो जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है केडिया विलेज, नहीं समस्तीपुर, सुपौल, बेगूसराय, ये गलत है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो 34 पूछता है, इसमें से आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 345 किलोमीटर। ठीक है ना, लेंथ ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 483 किलोमीटर। एवरेज हाइट ऑफ बिहार डिस्ट्रिक्ट अबव सी लेवल इज 173 फीट। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें ये बिहार डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे ये बिहार है अपना, ठीक है ना, तो नॉर्थ से साउथ तक क्या लेंथ हो गया ये, ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट तक क्या लेंथ हो गया, और एवरेज हाइट जो होगा मतलब हर सारे पूरे बिहार का कुछ इतना होगा, मीन सी लेवल से हाई कुछ इतना होगा, कुछ इतना होगा, तो इनका जो एवरेज होगा मतलब औसत होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है। बिहार नॉर्थ से साउथ 345 किलोमीटर होता है, ईस्ट से वेस्ट 483 और एवरेज हाइट 173 फीट होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, इसमें भी आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है 3 में से करेक्ट कौन सा है। पहला है कि बिहार शेयर्स बॉर्डर विद वेस्ट बंगाल इन वेस्ट, बिहार शेयर्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड बिहार शेयर्स बॉर्डर विद द झारखंड इन द नॉर्थ। ठीक है ना, कि बिहार वेस्ट बंगाल से वेस्ट में, उत्तर प्रदेश से ईस्ट में और झारखंड से नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। इसमें से एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ये बिहार हो गया तो बिहार के ईस्ट में आता है वेस्ट बंगाल, बिहार के वेस्ट में आता है उत्तर प्रदेश और बिहार के साउथ में आता है झारखंड। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो 36 में भी बिहार का जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसके बेसिस पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, पहला है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है बिहार का वो 11.3% है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो 25.4% है, और सेक्स रेशियो जो बिहार का है वो 918 है। तो इसका आंसर होगा सी, ये तीनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है। अर्बन पॉपुलेशन 11.3% है, जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो 25.4 है, और सेक्स रेशियो 918 है। ठीक है, अब चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि तीनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया जो बिहार में है वो शेवहर है, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो शेखपुरा है, और डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट वो गोपालगंज है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो डिकेडल ग्रोथ रेट ये होता है कि जैसे मान लीजिए 2000 से 2010 तक पॉपुलेशन थी 100, ठीक है, अब 2010 से 2020 में ये हो गई 110, तो डिकेडल ग्रोथ रेट हो जाएगा 110 माइनस 100 बटा 100, ठीक है, 10/100 परसेंटेज में निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका अराउंड 10%। तो ये मैंने एग्जांपल देके बताया कि डिकेडल ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है।
ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट कौन सा था, वो था गोपालगंज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि बिहार में बिहार के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो बिहार का कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो गया होता है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रेनफॉल इन बिहार किशनगंज होता है कि नहीं, और जो सबसे गर्म जिला है बिहार का वो अररिया है कि नहीं। ठीक है, आपको बताना है कौन से सही है। तो इसका आंसर जो है, उसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 1 और 2 ओनली, क्योंकि जो सबसे गर्म जिला है बिहार का वो अररिया नहीं, वो गया है। तो गया जो है वो कोल्डेस्ट भी है और हॉटेस्ट भी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो 39 में क्या है, आपको कुछ सेंचुरीज़ के नाम दिए गए हैं और वो कौन से ज़िले में पड़ते हैं उनके नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड, मतलब करेक्टली पेयर्ड है। ठीक है, तो पहला है जैसे परमन डॉल्फिन सेंचुरी कटिहार में है कि नहीं, गोगाबिल बर्ड सेंचुरी अररिया में है कि नहीं, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण में है कि नहीं, और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 और 4, ओनली 3 और 4 जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो इसके लिए आपको पता चल रहा है कि परमन जो है ये पड़ता है अररिया में। ठीक है ना, ये परमन अररिया में पड़ता है, और जो गोगाबिल है कटिहार में पड़ता है। ठीक, तो ये दोनों को स्वैप कर दिया गया है, परमन अररिया में हो जाता है, गोगाबिल कटिहार में। अदरवाइज उदयपुर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो वेस्ट चंपारण में है, और पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नालंदा में है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कुछ सोसाइटीज़ के नाम दिए गए हैं और उनका कौन से ईयर में वो इस्टेब्लिश हुए थे। ठीक है ना, उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से करेक्टली पेयर्ड है। ठीक है, तो जैसे कि बिहार रिसर्च सोसाइटी है 1915, बिहार हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस है 1919, मैथिली साहित्य परिषद 1939, और बिहार नेशनल लैंग्वेज काउंसिल 1950। तो आपको बताना है कौन से करेक्टली पेयर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि सारे ही जो है बिहार रिसर्च सोसाइटी 1915 में बनी, बिहार हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस जो था 1919 में, मैथिली साहित्य परिषद 1939 में, और बिहार नेशनल लैंग्वेज काउंसिल 1950 में बना। तो सारे करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो ये है 3 स्टेटमेंट्स दिए गए बिहार के बारे में, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार का पहला गवर्नर श्री जयराम दास दौलत राम थे। दूसरा फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री कृष्ण सिंह थे, और तीसरा फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भोला पासवान शास्त्री थे। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है ना, ये आज़ादी के बाद की बात है, दैट इज़ आफ्टर 1947, उससे पहले का नहीं। ठीक है, तो पहले गवर्नर कौन थे, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, पहले चीफ मिनिस्टर कौन से थे, ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और पहले हरिजन चीफ मिनिस्टर दैट इज़ SC कम्युनिटी से आने वाले पहले चीफ मिनिस्टर जो थे बिहार के वो थे भोला पासवान शास्त्री जी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब चलते हैं 42 की तरफ। ठीक है, अब 42 क्वेश्चन है, इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, कि फर्स्ट बिहारी टू रिसीव अशोक चक्र जो थे वो राजीव रंजन प्रसाद जी नहीं थे, वो थे रणधीर वर्मा जी। ठीक है ना, उनको मरणोपरांत मिला था अशोक चक्र, जैसा कि आपको पता है अशोक चक्र जो मिलता है फौज में मिलता है अपनी बहादुरी के लिए। ठीक है ना, उसके अलावा बाकी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला ज्ञानपीठ अवार्ड जो बिहार को मिला था, बिहारी किसी इंसान को मिला था, वो थे रामधारी सिंह दिनकर जी, और पहले जो बिहार के इंसान थे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बने थे वो थे BP सिन्हा, इट इज़ भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के। तो इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना कि करेक्ट वाला कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, कि फर्स्ट साइंस सेंटर ऑफ बिहार जो है वो श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना में है। ठीक है, और बाकी 2 जो है A और B वो गलत है, क्योंकि जो पहला फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन बिहार जो था वो इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम तो सही है, बट वो भोजपुर में नहीं, वो पटना में था। ठीक है ना, और बिहार का जो पहला स्टेडियम है वो भी नवादा जिला लिख रखा है, ये सही है मोइनुल हक स्टेडियम, पर वो नवादा में नहीं, वो भी पटना में ही है। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया सी, कि पहला साइंस सेंटर बिहार का कौन सा था, श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 44 के।
तो 44 में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो बिहार का पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट जो था वो सोन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था। बिहार का ओनली गोल्ड डिपॉजिट एरिया है वो कारामातिया बिहार विलेज में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। और बिहार मोस्ट सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको बताना है इसमें से कौन से करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट जो था वो सोन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था सोन नदी के ऊपर। जो ओनली डिस्ट्रिक्ट बिहार में जहाँ गोल्ड मिलता है वो कारामातिया विलेज है मुंगेर जिला में, ठीक है। और जो सबसे अधिक सल्फर जहाँ मिलता है बिहार में वो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के। तो यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम दिए गए 45 में, और वो कौन से ज़िले में मिलते हैं उनके नाम दिए गए बिहार के। तो आपको बताना है कौन से करेक्टली पेयर्ड है। तो पहला आता है ग्लास इंडस्ट्री, ठीक है, कि कांच उद्योग वो पटना में है कि नहीं। माइनिंग इंडस्ट्री वो औरंगाबाद में है कि नहीं। खनन उद्योग। तसर सिल्क इंडस्ट्री वो भागलपुर में है कि नहीं। और फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक उद्योग वो बरौनी बेगूसराय में है कि नहीं। तो आपको ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। तो ये सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है, ये सारे ही करेक्ट हैं, क्योंकि जो ग्लास इंडस्ट्री है वो ये ओनली 1 2 3 एंड 4 हो जाएगा। ग्लास इंडस्ट्री पटना में मिलता है, माइनिंग इंडस्ट्री औरंगाबाद में, तसर सिल्क जो भागलपुर में, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बरौनी में बेगूसराय में। ये चारों ही करेक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो 46 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अगेन आप याद रखिए करेक्ट इनकरेक्ट पे आपको बहुत फोकस रखना है, उससे आप आंसर आते हुए भी आप गलत कर सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है था कि 1960 में वी.आर. राव की अध्यक्षता में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर एक समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल सही है कि पंचायत स्टैटिस्टिक्स को रैशनलाइज करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, वी.आर. राव के हेड थे। अ कमेटी ऑन पंचायती राज ट्रेनिंग सेंटर वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जी रामाचंद्रन, ये भी बिल्कुल सही है, 1966 में हुआ था। एंड अ कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑगमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रफीक जकारिया 1963 में। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसलिए सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। तो ये पूछते हैं कि द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 6 years और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ डैश विच एवर इज अर्लियर। तो कौन से ईयर्स तक एक इलेक्शन कमीशन के मेंबर अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी 65 ईयर्स तक, ठीक है। 65 ईयर्स के एज तक एक इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर होता है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर हो, वो 65 ईयर्स के एज तक अपना पोस्ट होल्ड कर सकता है, ठीक है। या 6 years जो भी अर्लियर होगा, जैसे मान लीजिए वो 47 की एज में इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 65 तक बना रहेगा, 47 + 6 53, तो 53 पे ही हट जाएगा वो, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज़ अर्लियर। बट मान लो कि अगर वो 62 पे बनता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 6 साल रहूँगा 68 तक, ठीक है ना, वो 65 पे हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 65 ईयर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जीएसटी के बारे में। पूछ रहे हैं कि जो 101st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जीएसटी को लाने के लिए, ठीक है ना, जिसको बोथ सेंटर एंड स्टेट ने लगाया था, वो कौन से साल में हुआ था, ठीक है ना। वस्तु एवं सेवा कर को लाने के लिए जो 101वां संशोधन हुआ था संविधान में, वो कौन से वर्ष में हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 2016 में, ठीक है। 2016 में ये अमेंडमेंट हुआ था और ये एक्ट आया था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब 49th क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे हैं कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इट वॉज प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है। 20 और 21 होता है आपका राइट टू लाइफ, और 20 होता है अरेस्ट के अगेंस्ट जो आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं उसको डिफाइन करता है आर्टिकल 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ 44th अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा बोला गया था
कि ये राइट्स आर्टिकल 2021 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। और ये 44th अमेंडमेंट एक्ट जस्ट आफ्टर नेशनल इमरजेंसी 1975 में जो लगाया गया था, उसके बाद ये जनता गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट लाए थे और ये कानून पास किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके अगेंस्ट वो आर्टिकल क्या बताते हैं वो दिया गया, आपको करेक्टली आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्टली पेयर्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 21 राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इनकरेक्ट है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन मिलता है 21A के अंदर, ठीक है। 21 इज़ राइट टू लाइफ। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स बिल्कुल सही है। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिल्कुल सही है। तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। आर्टिकल 21 होता है क्या, ये राइट टू लाइफ होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 51 पे। तो 51 में आपसे पूछ रहा है कि ये जो नीचे कुछ टैक्सेस दिए गए हैं, तो स्टेट लिस्ट में कौन से टैक्सेस आते हैं। आपको पता है 3 लिस्ट होती है हमारे यहाँ, जो ये एक यूनियन लिस्ट होती है, यूनियन की एक लिस्ट होती है, एक स्टेट की लिस्ट होती है और एक कंकरेंट होती है, ठीक है। आपको बताना है इन तीनों में से स्टेट के अंदर कौन सा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1 and 2, बिकॉज जो ये बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस होता है ये आता है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बताना है कि जो वोटिंग एज है 21 से ले घटा के 18 कर दी गई थी लोकसभा के इलेक्शंस में और स्टेट असेंबली इलेक्शंस में, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हुआ था, ठीक है ना। संविधान के कौन से संशोधन के बाद जो वोटिंग का एज है वो 21 से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी लोकसभा और राज्य के असेंबली के इलेक्शंस के लिए। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही गलत है। ये 61st अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, ठीक है ना। ये 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था संविधान का, उसके बाद वोटिंग एज 21 से घटा के 18 कर दी गई थी, ठीक है ना। ईयर सही है, ईयर 1989 ही है, बट ये 62nd नहीं 61 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले को। तो अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज कन्फर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा कौन से एक्ट से दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। NCBC जो था पहले वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है। तो वो 102nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये पूछ रहे हैं द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया इज, CAG का कितने दिनों का टर्म होता है, ठीक है ना। कार्यालय वो कब तक रह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। जैसा कि हमने पहले देखा था इलेक्शन कमीशन के केस में, सेम CAG का भी होता है 6 साल या 65 वर्ष की उम्र, जो भी कम हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 55 में क्या है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, क्योंकि जो 3 के 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं वो तीनों करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 165, बिल्कुल सही है। तो संविधान का 165वां अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत ही जो महाधिवक्ता होते हैं दैट इज़ एडवोकेट जनरल, उसका प्रोविज़न दिया गया है, ठीक है ना। और जो एडवोकेट जनरल का जो ऑफिस का टर्म होता है कोई फिक्स नहीं होता है वो, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले देखा था CAG 65 वर्ष या 6 साल ऐसा कुछ फिक्स एक टेन्योर होता है, वैसा इनका फिक्स नहीं होता है। इनको जब चाहे गवर्नर अपने पोस्ट से हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इट हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें से एक भी इनकरेक्ट नहीं हो गया, इसका आंसर हो गया डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि बिहार के इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-23 में आई थी, उसमें कितने एकड़ ऑफ लैंड हैज़ बीन ब्रॉट अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम प्रपोज्ड फॉर द ईयर 2022 टू द ईयर 2025। तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम में कितना जो लैंड है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए रिजर्व किया गया है, सॉरी, तो कितना रिजर्व किया गया है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के 2022-23 के अकॉर्डिंग। इसका आंसर हो जाएगा सी, 20,000 एकड़। तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम जो बिहार का है
उसके अंदर 20,000 एकड़ लैंड जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए के अंदर लाया गया है फॉर 2022 से लेके 2025 साल तक के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी जो है आपका वो इकोनॉमिक सर्वे जो बिहार का था उसके रिलेटेड ही है। उसके पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे सबसे अधिक गन्ना या ईख की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है बिहार में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है सी, वेस्ट चंपारण। ठीक है ना, तो वेस्ट चंपारण में सबसे अधिक गन्ना प्रोडक्शन होता है बिहार में। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2022-23। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बिहार इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है कि टोटल ऑफ हाउ मेनी सैपलिंग्स हैव बीन प्लांटेड इन द ईयर 2021-22 अंडर द मिशन 5 करोड़ ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑफ जल जीवन हरियाली अभियान। तो ये जल जीवन हरियाली अभियान के अंदर 2021-22 में जो ये मिशन 5 करोड़ वृक्षारोपण अभियान था उसके अंतर्गत कितने सैपलिंग्स यानी जो पौधे होते हैं वो लगाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 389 लाख सैपलिंग्स, मतलब अराउंड आपके हो गए 3.89 करोड़ पौधे लगाए गए इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बिहार इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा गया है। ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लिया, आप पढ़ ले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज स्पेंट हाउ मेनी करोड़ रुपीस इन 2021-22 टू अचीव इकोलॉजिकल बैलेंस इन द स्टेट एंड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो ये पूछ रहे जो बिहार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है, उन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं 2021-22 में, कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को अचीव करने के लिए और जो हमारे वाइल्ड लाइफ है और बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 394.28 करोड़ रुपीज़। इतना पैसा खर्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2023-24 what percent of the total revenue received by the state government of Bihar was received from grant in aid by the central government। ठीक है ना, तो जो बिहार को जितना भी रेवेन्यू प्राप्त हुआ बिहार गवर्नमेंट को, उसमें से कितना परसेंट ग्रांट इन एड जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसका था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। ठीक है, क्योंकि करेक्ट आंसर है 20.37%। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20.37%। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स है जो कि हमने पहले बताया। ये रिपोर्ट पब्लिश करती है FSI नाम की संस्था जो होती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए आपको। पहला कि महाराष्ट्र रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ट्री कवर। ठीक है, दूसरा है मध्य प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, और तीसरा है हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बताएं 3 में से कौन से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, 1 और 2। ये थर्ड वाला जो है वो गलत है, क्योंकि जो हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में हुआ। बाकी दोनों स्टेटमेंट, जो महाराष्ट्र है वो रैंक फर्स्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ट्री कवर, और मध्य प्रदेश जो है वो रैंक फर्स्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो ये 62 पूछ रहा है कि देयर इज नो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एज पर द सेंसस ऑफ 2011। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A, 1 और 2। मतलब नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है एज पर सेंसस 2011। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपको ऑप्शंस में कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं और उनके हेडक्वार्टर दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली पेयर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा D, नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी इनकरेक्टली पेयर्ड नहीं है, सारे सही से पेयर्ड है। पहला है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है।
ठीक है। दूसरा है वेटलैंड इंटरनेशनल, ये इसका हेडक्वार्टर वेगनिंगन में है। और तीसरा जो है वो IUCN है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका जो है वो ग्लैंड में है, दैट इज़ स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है, तो ये इनकरेक्ट पूछ रहे हैं इसलिए ये डी नॉट जवाब हो जाएगा। और वेगनिंगन जो है वो नीदरलैंड्स में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 64 पे। 64th क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ हीट इज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ विच इज एब्जॉर्ब बाय कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, तो जैसे अर्थ पे ये सनलाइट आती है यहाँ से, फिर ये सनलाइट जो ये अर्थ को हीट करती है तो वो इंफ्रारेड रेज की तरह निकलता है। तो उसमें कुछ जो परसेंटेज होता है उसको, जो हवा में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो पूछते हैं वो कितना परसेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 90%। ठीक है ना, तो 90% हीट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जितना कम होगा उतना ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 65th क्वेश्चन पे। तो 65th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कंट्रीब्यूट्स टू द कार्बन साइकिल थ्रू रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्टिविटी, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड पेट्रोलियम प्रोसेसिंग। ठीक है ना, जो कार्बन साइकिल में जो भी एक्टिविटीज़ होती है जो यहाँ पे मेंशन्ड है, उस जो मेंशन्ड है यहाँ पे, तो कौन सा गैस उसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं 66। तो 66 क्वेश्चन में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं और वो किससे रिलेटेड है उससे पूछा गया है, और पूछ रहा है कि इसमें से इनकरेक्टली पेयर्ड कौन सा है। ठीक है ना, आपसे इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गोल 3, दैट इज़ गोल 3 जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता है, वो हेल्थ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये जो आता है ये आता है आपके गोल 4 के अंदर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, वो पूछ रहा है कि PM आशा जो कि है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, वो कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सितंबर 2018 में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो 68 क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि जो MPI है, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नाम के क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक पैरामीटर होता है जिसको MPI बोलते हैं, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो पब्लिश किया जाता है। ठीक है ना, तो वो बोल रहे हो कौन से साल से ऐसा पब्लिकेशन हो रहा है। तो ये ये एक HDR रिपोर्ट होता है, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अंदर एक इंडेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं MPI, दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो पूछ रहे ये MPI जो इंडेक्स है वो कौन से साल से पब्लिश किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2010 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे 69। तो 69 में आपको कुछ कमिटीज़ के नाम दिए गए हैं और उनका पर्पस क्या था वो भी सामने लिखा गया है। तो आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पता करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी पेयर इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि सारे कमेटी उनके पर्पस सही लिखे गए हैं। जो दंतावाला कमेटी था वो अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में बेरोजगारी कितना है उसके अनुमान लगाने के लिए बनाया गया था। सरकारिया कमीशन, ये बहुत फेमस इंपॉर्टेंट है, वो सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। और गोईपुरिया समिति या गोईपुरिया कमेटी जो था वो बैंकिंग सर्विस रिफॉर्म के लिए बनाया गया था। ठीक है ना, तो ये तीनों ही करेक्टली पेयर्ड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे कि इन इंडिया ए न्यू स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इन विच ईयर। ठीक है ना, तो पूछ रहे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो कौन से वर्ष में ये लॉन्च की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 13 जनवरी 2016 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है भारत सरकार की, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़, ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि आपको पता है ये भारत है,
तो ये भारत ऐसे जाके ये अरुणाचल प्रदेश है, तो हिमालय ऐसे ये पूरा हिमालय है। तो यहाँ पे सबसे पूर्वी सीमा ये ब्रह्मपुत्र बनाती है, ठीक है। ये नदियाँ तो वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ जाती है, हिमालय की सीमा बनाती भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं एक बार कि जो भाबर प्लेन है उसका विड्थ जो होता है वो लेस होता है ईस्टर्न पार्ट में और ज़्यादा होता है वेस्टर्न पार्ट में, करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्ट ऑफ द हिमालय लोकेटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज़ नोन एज द कुमाऊन हिमालय। आपको पता होगा हिमालय जो है उसको अलग अलग डिवीजन से बांटा गया है। तो जो सतलज और काली के बीच में आता है ये वाला जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं कुमाऊन हिमालय, जो कि उत्तराखंड के पास पड़ता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द हिमालय लोकेटेड बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर इज नोन एज द नेपाल हिमालय। तो ये काली रिवर हो गया और तीस्ता यहाँ सिक्किम के पास आपको मिल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। इसमें बहुत बड़े बड़े पीक्स आते हैं जैसे कि एवरेस्ट पीक आता है, ठीक है। और ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नल्ला मल्ला हिल्स आर सिचुएटेड बिटवीन द कृष्णा एंड द पिनारू रिवर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सदर्न स्टेट। तो बोले नल्ला मल्ला हिल जो है वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ आंध्र प्रदेश में। नल्ला मल्ला हिल जो होता है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। ये 3 स्टेटमेंट दिए गए आपको कुत्तानद के बारे में, ठीक है ना। कुत्तानद केरला में एक जगह है, तो उसके बारे में पूछा गया। 3 स्टेटमेंट दिए गए, आपसे पूछ रहे 3 में से कौन से करेक्ट है। तो पहला है कुत्तानद ऑफ केरला इज द लोएस्ट एल्टीट्यूड रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कुत्तानद इज फेमस फॉर इट्स फार्मिंग प्रैक्टिसेस अबव सी लेवल। तो आप ये देखिए अबव सी लेवल, ठीक है। एंड कुत्तानद इज कॉल्ड द राइस बॉल ऑफ केरला, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि कुत्तानद फेमस है सी लेवल के नीचे फार्मिंग के लिए। तो ये समंदर है, तो कुत्तानद में यहाँ पे है, यहाँ ऐसे फार्मिंग होता है, ठीक है। समंदर का पानी ऊपर रहता है, फार्मिंग यहाँ होता है, यहाँ पे राइस उगाया जाता है पानी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये पूछ रहे हैं द रॉक्स ऑफ गोंडवाना सीक्वेंस आर फेमस फॉर द डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोल, ठीक है ना। तो गोंडवाना रॉक जो है कोल के लिए फेमस है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि विच वेस्ट बंगाल शेयर इट्स बॉर्डर विद 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अमॉन्ग 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है आप देखेंगे ऐसे शेप में है। तो यहाँ पे नेपाल है, ये बांग्लादेश है पूरा, और यहाँ से भूटान है। तो वेस्ट बंगाल इन तीनों कंट्रीज से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अब ये पूछ रहे हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मतलब जैसे अगर आप देख लो ये इंडिया है, ठीक है ना। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो पूछ रहे हैं वो कौन से स्टेट में इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ 78th क्वेश्चन है द मैकमोहन लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। डूरंड लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। रेड क्लिफ लाइन इज एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है ना। तो ये तीनों ऑप्शन ही करेक्ट है। अगर ऐसे आप मैप देखोगे, ये इंडिया वैसा हो गया, ठीक है, ये ऐसे इंडिया हो गया, और तो ये जो लाइन है ये पूरा लाइन इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे चाइना है, ठीक है ना। इधर भी आप आ जाओगे तो इधर ऐसे पाकिस्तान है, तो ये वाला लाइन इसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, और इधर ऐसे फिर अफगानिस्तान है, तो ये जो लाइन है इसको हम डूरांड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 79 में कुछ ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं और वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं वो दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा इनमें से इनकरेक्टली पेड है, ठीक है। तो जैसे कि टोडा ट्राइब नीलगिरी हिल्स में, अयता ट्राइब फिलीपाइंस में, वेदर ट्राइब श्रीलंका में। तो इसमें से आपको क्योंकि इनकरेक्ट बताना है तो इसका आंसर डी हो जाएगा क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। ये सारे करेक्टली पेयर्ड है। टोडा नीलगिरी में होते हैं, अयता फिलीपाइंस में, वेदा जो होते हैं वो श्रीलंका में होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। जो 80 है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहे माही रिवर जो है इनमें से कौन से इंटरनेशनल लाइन को 2 बार क्रॉस करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर जो है वो इंडिया के थ्रू पास करती नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया ऐसे है तो यहाँ इक्वेटर है और इसके और भी नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आपको 3 चोला किंगडम के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से करेक्ट है। माइंड कीजिए, करेक्ट पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ओनली 2 and 3। ठीक है ना, क्योंकि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। चोला किंगडम का जो प्रतीक था वो मछली नहीं, वो टाइगर था। ठीक है, शेर था वो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें अगेन आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन जो ए बी सी हैं वो करेक्ट है। तो बोल रहे हैं कि ह्यूमन स्केलेटन्स वर फाउंड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम मेसोलिथिक पीरियड से। ठीक है ना, पहली बार जो नरकंकाल भारत में मिला है, के अवशेष मिले, वो मेसोलिथिक पीरियड से मिले हैं। ठीक है, मध्यपाषाण काल से। मेसोलिथिक पीरियड इज कॉल्ड द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम पिलियोलिथिक टू नियोलिथिक। ठीक है, एंड एविडेंस ऑफ कार्लैंड मेड अप ऑफ एंटीलॉप रिंग्स हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट एट महादहा। ठीक है ना, तो पहले पेलियोलिथिक होता है, उसके बाद आपका आता है मीजोलिथिक और लास्ट में ये नियोलिथिक। तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और जो ये एंटीलॉप, जो कि जिसको हम एक तरह का डियर होता है, उसके सींग का एक माला मिला है, ये कहाँ मिला है? ये महादेहा में मिला है। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 में आपसे पूछ रहे हैं कि जो 4 आश्रम दिए गए उपनिषद में, वो जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तानसा, ये कौन से उपनिषद में मेंशन्ड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जबला उपनिषद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 84 में आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहे हैं। ठीक है ना, आपको 4 ऑप्शन दिए, 3 स्टेटमेंट दिए गए, पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है ना, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो दंती दुर्ग थे, वाकटक्का डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो विंध्य शक्ति थे, और जो हर्यंका डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो बिंबसारा थे। ठीक है ना, उनके पुत्र फिर अजातशत्रु, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बी आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है किसी चूल्हा का, स्टोव का, वो मिला है बिलासुरगम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो आपको बताना है जो बिलासुरगम है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुर्नूल। तो ये बिलासुरगम जो है वो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो पहला है कि फिरोज शाह तुगलक ने एक डोनेशन के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसको दीवाने खैरत बोलता था। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है कि फिरोज शाह तुगलक ने पेंशन देने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम रखा था दीवाने इश्तिहाक। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो है वो बोलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने एरियर्स देने के लिए, मतलब जो बकाया पैसा था वो देने के लिए डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम था दीवाने मुश्तक खराज। दीवाने मुश्तक खराज। तो मगर ये गलत है, क्योंकि ये दीवाने मुश्तक खराज फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनाया था, ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना, अलाउद्दीन ने बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 and 2 ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर में, इसको बनाया किसने था? चोला डायनेस्टी के राजा चोला ने। तो ये कौन से वर्ष में बनाया गया था? ठीक है, तो अभी एक मूवी आई थी PS1 के 2 भाग थे, PS1, 2, तो उसके बारे में राजा चोल के बारे में दिखाया गया था। तो पूछ रहे कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर में वो कौन से साल में बना था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1010 AD में। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कुछ किताबों का नाम दिया, उनके राइटर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन से करेक्टली पेयर्ड है। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सारे ही करेक्टली पेयर्ड है। काव्य दर्शन डांडी ने लिखा, किरात अर्जुनियम जो है भारावी ने लिखा, और कुमार संभव बहुत फेमस है, उसको कालिदास ने लिखा। तो ये तीनों ही करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। ठीक है, आगे बढ़। तो ये पूछ रहे हैं कि अहमदनगर जो था उसको मुगल अम्पायर में 1633 के
ईडी में मुग़ल एम्पायर में मिला लिया गया था। तो ये कौन से बादशाह के अंदर ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो ये बहुत, अगर आपको पता हो मुग़ल काल कब किस बादशाह ने शासन किया था तो आप बता सकते हैं। 1633 में शाहजहाँ मुग़ल सम्राट, मुग़ल शहंशाह थे। तो ये शाहजहाँ के टाइम में अहमदनगर को मुग़ल एम्पायर में मिला लिया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब 90th क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि किसने इनमें से जहाँपनाह नगर बनाया था, जो कि दिल्ली का चौथा शहर था। आपको पता होगा दिल्ली 7 शहरों को मिला के दिल्ली बना है। तो दिल्ली का चौथा शहर जो जहाँपनाह नगर है, उसे किसने बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो 91 है पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, जो कि 1784 में आया था। तो बोल रहे हैं पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नर्स काउंसिल थे वो कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गवर्नर्स काउंसिल मद्रास में भी बना था, बॉम्बे में भी बना था, ठीक है ना। और कैपिटल कहाँ बन गया था, वो बन गया था अभी मतलब कैलकाटा में, बंगाल में। और गवर्नर्स काउंसिल कहाँ बना था, मद्रास में और बॉम्बे में, ठीक है। तो ये भी आंसर हो जाएगा इसका सी, बोथ ए एंड बी। तो आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहे कि जो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग मतलब किन प्रोविंसेस में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का प्रावधान था, ठीक है ना। अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। तो आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ बंगाल एंड पंजाब, ठीक है ना। क्योंकि हमने मद्रास तो देख लिया, मद्रास तो पहले बन गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग ही बन गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल एंड पंजाब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको फिर 93 में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं आप, माइंड कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सी स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी फॉर इंडिया विच वॉज क्रिएटेड इन 1856 वॉज एबॉलिश्ड। तो ये गलत है, 1856 नहीं होगा, 1858 होगा, ठीक है ना। तो काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया वो 1858 में बना था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 94th क्वेश्चन है, पूछे सत्यशोधक मूवमेंट जो था वो 1873 में ज्योतिबा फुले ने कहाँ से शुरू किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द अबव। कलकत्ता, अहमदाबाद, मद्रास नहीं, ये शुरू हुआ था आपके महाराष्ट्र से, ठीक है ना। ये ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट किया था 1873 में महाराष्ट्र से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 जो रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में। तो आपको पता होगा रैयतवाड़ी सिस्टम किसने लाया था, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड ने, और उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ठीक है ना, जिस प्रयोग करने के लिए 12 महल में पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था। तो पूछ रही है 12 महल कौन से प्रेसिडेंसी में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है ना। तो 12 महल कहाँ आता है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आता है, और जहाँ पे पहली बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये कब हुआ था, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लॉन्च हो गया था और क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था। तो पूछ रहे गांधी जी ने किसको इलेक्ट किया था तीसरा सत्याग्रही बनने के लिए अंडर इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मदत्त, ठीक है। तो आप पूछेंगे पहला और दूसरा कौन था, तो पहले थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, ये थर्ड थे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। अब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम मिल्क पर पर्सन, ठीक है ना। पर पर्सन दूध कितना अवेलेबल है, उसमें थर्ड कौन सा स्टेट आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है पंजाब, दूसरे पे आता है हरियाणा और थर्ड पे आ जाता है राजस्थान, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बस उसका उद्देश्य आज़ादी पाना है, ठीक है ना, उसके बाद उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा एज ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो मतलब हु अमंग द फॉलोइंग हैड सजेस्टेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड ओनली टू अचीव इंडिपेंडेंस एंड इट हैज़ टू बी डिसॉल्व्ड एज ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये बोला गया था मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। 99 क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड बाय द आईएनसी एट इट्स विच सेशन वेयर द कांग्रेस आस्क्ड द पीपल ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट जनवरी 26 एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज का जो अनाउंस किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वो कौन से सेशन में हुआ था, ठीक है। तो ये 1929 में हुआ था, इसका आंसर है सी, लाहौर, ठीक है। लाहौर सेशन था 1929 में जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा और बोला गया था कि 26 जनवरी को अब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, ठीक है। ये लाहौर सेशन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो परिसदक एक अखबार थी जो कि वीकली अखबार थी 1886 में, उसके पब्लिशर कौन थे, ठीक है ना, किसने स्टार्ट किया था ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने परिसदक जो है परिदशक होगा, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, परिसदक, ये आप देखिए हिंदी में सही लिखा हुआ है परिदशक। तो इसकी जो प्रकाशन थी ये बिपिन चंद्र पाल ने 1886 में स्टार्ट किया था। आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं। तो 101 में आपको कुछ डेट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन डेट्स को क्या मनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि 5 जून लिखा गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा करेक्टली पेयर्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, ये सारे ही करेक्टली पेयर्ड है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं और 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन इन 1979 मद्रास, ठीक है ना। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी, सन 1917 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेडी सदाशिव अय्यर, ठीक है। लेडी सदाशिव अय्यर ने स्टार्ट किया था वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। आगे बढ़, अब ये है कि एन.एम. जोशी ने फाउंड किया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है ना, 1920 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क टू द मासेस। तो बोल रही है कौन से शहर में ये फाउंड किया गया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बॉम्बे, ठीक है। बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का फाउंडेशन किया गया था एन.एम. जोशी के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द पूना सार्वजनिक सभा इन 1870 विद द एम ऑफ सर्विंग एज अ ब्रिज बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पीपल। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। तो यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ मद्रास है वो 3rd नहीं, वो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद साइन किया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बाद साइन हैदर अली थे मैसूर की तरफ से और अंग्रेजों ने साइन किया था उसको, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होगा, इसलिए सी आंसर इनकरेक्ट है और आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। आपको इनकरेक्ट बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि सारे ही इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। इंडिया का रैंक 42 है, फर्स्ट रैंक यूएसए का है और सेकंड रैंक यूके का है, ठीक है। ये तीनों करेक्ट है, इसलिए इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, नॉट द अबव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। As per the new definition of MSME, the investment in plant and machinery or equipment in a medium enterprise should not exceed। जो नई डेफिनेशन आई है MSME की उसमें जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए और इक्विपमेंट होना चाहिए मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए, ठीक है ना, मीडियम एंटरप्राइज़ के लिए वो किससे कम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50 करोड़। तो 50 करोड़ से कम होना चाहिए, ये नया डेफिनेशन है MSME का, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 108 है, वो बात कर रहा है आपकी यूनियन बजट 2023-24 के बारे में। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एज़ पर यूनियन बजट 2023-24 लद्दाख से रीन्यूएबल एनर्जी निकालना और उसको ग्रिड में इंटीग्रेट करने के लिए एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कितना खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसका जवाब बताना था, तो इसका जवाब होगा सी 20,700 करोड़ रुपये, ठीक है। तो ये एज़ पर यूनियन बजट 2023-24 है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी 20,700 करोड़ रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। The central government has taken up the computerization work of how many primary agriculture credit societies with an investment of rupees 2516 crore as per the union budget 2023-24। तो ये जो PACS होता है, PACS जो होता है, ठीक है, तो इस यूनियन बजट 2023-24 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2,516 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे इन PACS के कंप्यूटराइजेशन के लिए। तो पूछ रहे कितने PACS के कंप्यूटराइजेशन के लिए ये 2,516 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा A 63,000, ठीक है। तो ये आंसर है A 63,000। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि ये बाणसागर डैम है, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से रिवर में है, रिवर के ऊपर बनाया गया है मध्य प्रदेश में, बाणसागर डैम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए सोन रिवर के ऊपर। तो बाणसागर डैम कौन से रिवर के ऊपर है, ये सोन रिवर के ऊपर है मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का इस्तेमाल बॉडी के कौन से पार्ट में डिफेक्ट को पता करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का यूज़ हम करते हैं ब्रेन के लिए, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। ये पूछता है कि कौन से एलिमेंट की कमी के वजह से कॉलीफ्लावर में ये विपटेल नामक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की कमी की वजह से जो फूल गोभी होता है उसमें विपटेल नामक रोग जो होता है वो होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। आपको कुछ केमिकल्स के नाम दिए गए, उनके फंक्शन बताए गए। तो बोले रेड कलर इन टोमेटो, इज इट बिकॉज ऑफ एंथोसाइनिन। रेड कलर इन अनियन, प्याज, क्या ये भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और रेड कलर इन कैरेट, गाजर, क्या ये भी एंथोसाइनिन की वजह से। तो ये दो जो है ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। बट जो टमाटर में लाल रंग होता है वो लाइकोपेन की वजह से होता है। ये केमिकल है लाइकोपेन, ठीक है, उसके वजह से टमाटर का लाल रंग होता है। तो ये गलत, इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था 2023 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 8th रैंक, भारत की 8th रैंक थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला 116 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसमें आंसर नंबर बी, दैट इज 2520 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज 4 times ऑफ द प्रीवियस वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 118 पे। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इट इज ₹10625। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है सी 191, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाता है ए, इट इज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर होता है ए अगेन। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाता है सी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर होता है ए 184। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर होता है सी 60। तो इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिया गया, आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ दिए गए हैं वो करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या था? पहला स्टेटमेंट था द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द विड्रॉल ऑफ 2000 करेंसी नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन एज पार्ट ऑफ इट्स क्लीन नोट पॉलिसी। ये करेक्ट है, आरबीआई ने ऐसा अनाउंस किया था। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि आयरलैंड के हैरी टेक्टर, उनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। वो आयरलैंड के क्रिकेट प्लेयर हैं, हैरी टेक्टर। और तीसरा ऑप्शन जो था कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे का जो 13 जून 2023 को हुआ था, उसका थीम था इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते हैं 127 में। तो यहाँ भी आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए, आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि चाइना ने जो सबसे पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल बनाया है वो सदर्न बीजिंग में नहीं है, वो है नॉर्दर्न बीजिंग में। बीजिंग के नॉर्दर्न बीजिंग में, वो सदर्न बीजिंग में नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, दैट इज़ 1 और 3। अब 128 में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। अमित अग्रवाल जी को डीजी बनाया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, सुबोध कुमार सिंह को सीईओ बनाया गया है यूआईडीएआई का, और तीसरा जो है एक एमओयू साइन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के बीच में, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। 129 में आपसे पूछ रहा है स्पोर्ट्स के बारे में, पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा करेक्टली पेयर्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1 और 3, ठीक है। क्योंकि जो वुमेन सिंगल फ्रेंच ओपन है वो हिशी शू वी ने नहीं जीता है, वो जीता है इंगा स्विटेक ने, ठीक है ना, वो जीता है इंगा स्विटेक ने, ठीक है ना। मेन सिंगल सही है, जोकोविच ने जीता था, और मेंस डबल है इवान डोजिक एंड ऑस्टिन क्रेजिक ने जीता था, ठीक है। और ये इंगा स्विटेक है कहाँ की? ये है पोलैंड की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 130 में पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट जो यहाँ दिए गए हैं वो सारे करेक्ट हैं, ठीक है। अभी तीनों स्टेटमेंट पढ़ ले, ये अच्छा इन्फॉर्मेशन है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। अब क्वेश्चन नंबर 131 है, तो पूछता है कि इनमें से कौन से यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया हीट इंडेक्स ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड जनरल गाइडेंस फॉर द हॉट रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए किरण रिजिजू ने। किरण रिजिजू कौन है? वो भारत के अर्थ साइंस मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस। ये है मिस्टर किरण रिजिजू, जो कि अरुणाचल प्रदेश से हैं। तो उन्होंने ये हीट इंडेक्स लॉन्च किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट असेंबली हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द मिनिमम इनकम गारंटी बिल फॉर एडिशनल 25 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इन ए मंथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी राजस्थान, ठीक है। आगे बढ़। अगला क्वेश्चन है कि विच इंग्लैंड प्लेयर हैज़ रिसेंटली अचीव्ड द फीट ऑफ बिकमिंग द सेकेंड फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी स्टुअर्ट ब्रॉड,
उन्होंने रिसेंटली 600 विकेट लिया, सेकंड फास्टेस्ट। तो काइंडली कमेंट में बताएं कि फास्टेस्ट 600 विकेट किसने लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च द सहारा रिफंड पोर्टल फॉर द रिफंड ऑफ डिपॉजिट्स इन कोऑपरेटिव्स ऑफ सहारा ग्रुप। तो आपको पता होगा कुछ दिनों पहले सहारा ग्रुप जो था वो एक स्कैम में फंसा था, तो उसमें बहुत लोगों के पैसे डूब गए थे। तो उनके पैसे रिफ़ंड करने के लिए तो पूछ रहा है किस मिनिस्टर ने एक सहारा रिफ़ंड पोर्टल बनाया है, लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ने, ठीक है। ये कौन है? ये है अमित शाह जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, वो पूछता है कि स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के अंडर कौन से लाइवलीहुड मिशन, मतलब किस स्टेट के लाइवलीहुड मिशन को SKOCH गोल्ड अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर हो जाता है बी, जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन को। एक आजीविका मिशन है, तो इसको स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के अंदर SKOCH गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पहचानना है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पहचानना है। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से एक भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। तो आप तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लें एक बार, और ये अच्छा इन्फॉर्मेशन, इसको आप याद कर सकते हैं, आपके ये एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन एक भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी, ओके, नन ऑफ द अबव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 137 पूछता है कि विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023, ठीक है ना। And the Bollywood actor has also launched the World Cup 2023 campaign It Takes One Day in his iconic voiceover। तो ICC वर्ल्ड कप जो 2023 का इंडिया में होने वाला है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन सा बॉलीवुड एक्टर है? तो ये सबको पता होगा, बहुत फेमस है। ये है, इनका आंसर हो जाता है ए, शाहरुख खान। तो उन्होंने एक इट टेक्स वन डे बोल के एक वीडियो भी लॉन्च करा है, जिसमें उन्होंने वॉइस ओवर दिया है अपना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ ओवरटेकन IT जायंट TCS टू बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। TCS को पछाड़ते हुए कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भारत में सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में? तो इसका आंसर हो जाता है आपका ए, HDFC बैंक, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 बोलता है कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी हैव टाइड अप टू लॉन्च NCGG INSA लीडरशिप प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू अचीव PM श्री नरेंद्र मोदीज विजन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन इंडिया बाय द ईयर। कौन से साल तक ये दोनों अकेडमी मिलके अब जो PM का विजन है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने अपना मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाता है बी, दैट इज 2047, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है और इससे आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, मतलब इन तीनों में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो आप इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, मतलब नन ऑफ द अबव। इसका मतलब ये होता है कि तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ लें, और ये आपके लिए अच्छा एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बन जाता है, ठीक है। एक भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ठीक है। आंसर हो जाता है डी, इसका नन ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है अपॉइंटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है ये कि जस्टिस ममिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव कौन से स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। तो जस्टिस ममिदन्ना सत्यरत्न श्री रामचंद्र राव जो है वो 28th चीफ जस्टिस बन गए हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें से अगेन आपको बोला गया है कि आप इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो पता करना है आपको। तो आप देखेंगे तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तीनों बहुत, जैसे ये सेकंड स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है कि सचिन तेंदुलकर जी को स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि फॉर
क्लीन माउथ कैंपेन इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मुकेश अंबानी जी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के, उनको मेंबर बना दिया गया इंटरनेशनल एडवाइजरी कमेटी का भी, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जहाँ पे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को CVC का मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया, CVC बना दिया गया है, ठीक है। चलिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 143 ये बोलता है कि इनमें से नीचे ऑप्शन में दिए गए कौन सी कंपनी जो है वो जिसने ओवरटेक कर लिया है इन्फोसिस को टू बिकम द कंट्रीज 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर यहाँ पे D हो जाएगा, एंड नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका आंसर है ITC कंपनी जो है इंडियन टोबैको कंपनी, वो है जिसने इन्फोसिस को ओवरटेक कर लिया है टू बिकम कंट्रीज 6th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 144 में अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने हैं, तो जो आपका आंसर होगा इसमें वो होगा B, इट इज़ स्टेटमेंट 2 और 3 करेक्ट है, 1 जो है वो करेक्ट नहीं है। करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो जस्टिस अनी अभिषेक रेड्डी हैं उनको अभी पटना हाई कोर्ट में नया जज बनाया गया है, बट वो पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं थे, वो तेलंगाना हाई कोर्ट में थे, ठीक है। तो वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में नहीं, वो तेलंगाना हाई कोर्ट में थे, उनको अभी पटना हाई कोर्ट का नया जज बनाया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 145 में आपसे पूछा गया है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका अगेन आंसर जो होगा वो होगा D, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा D, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऑफ बिहार हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ड्रग फ्री कैंपेन विद द हेल्प ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो ये ड्रग फ्री कैंपेन बिहार में स्टार्ट हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने, वो किस मिनिस्ट्री के सहयोग से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ठीक है। उनके सहयोग से इस विश्वविद्यालय ने बिहार में ड्रग फ्री बिहार कैंपेन स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 है, इसमें अगेन आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो चलिए आप ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लें, और इसका आंसर जो होगा वो होगा D, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों में एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। बिकॉज आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा D, नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो ये पूछता है कि 2 डे मुंडेश्वरी महोत्सव 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड टिल 12 to 13 मई 2023 इन भगवानपुर विलेज ऑफ भभुआ सिटी ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो जो ये मुंडेश्वरी महोत्सव हुआ है ये बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जवाब है C, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है। तो ये मुंडेश्वरी महोत्सव जो है 2023 का, ये कहाँ हुआ है? बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 149 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा A, 1 and 2, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। जो ये ईट राइट पर्ल मिलेट फेयर जो है वो मुजफ्फरपुर में नहीं, वो पटना में हुआ था, ठीक है। सिमिलरली जो स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 है वो भी सासाराम में नहीं, वो भी पटना में हुआ था। इसे बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे तेजस्वी यादव जी, उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये दोनों पटना में हुआ था, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि कौन सा स्टेट जो है वो लास्ट प्लेस में आता है। जो रिसेंट नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट जो रिलीज़ हुआ था, ये किया किसने था? UNIDO, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिलीज़ किया था। तो इसमें लास्ट में कौन सा स्टेट आता है? तो इसका आंसर हो जाता है B फॉर बिहार,
बिहार लास्ट पे आता है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे पे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आपका ये पूरा टेस्ट यहाँ कंप्लीट होता है। तो आप प्लीज़ पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करें, अपने मार्क्स को कैलकुलेट करें, जो नेगेटिव मार्किंग होता है उसे आप माइनस कर लें, और फाइनली आपका जो भी स्कोर बनता है वो कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि आप देख सकें कि बाकियों का भी स्कोर कितना है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट होने से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद और टेस्ट देते रहें। बेस्ट ऑफ लक।